गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन के सेकंड पार्ट की। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइम एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे? टाइम एलिमेंट। और इस टाइम एलिमेंट जो है ये 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला जो टाइम एलिमेंट है हमारे पास वो है वेरी शॉर्ट पीरियड। ओके, अगला जो टाइम पीरियड है हमारे पास उसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। ओके दोस्तों, अगला जो टाइम पीरियड है वो है लॉन्ग पीरियड। और लास्ट एंड फाइनल जो है वो है वेरी लॉन्ग पीरियड। इन चारों टाइम पीरियड के अंदर दोस्तों हमें क्या करना है? प्राइस डिटर्मिनेशन करना है। यानी कि सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, मीनिंग पता करेंगे इनका कि क्या मीनिंग है इनका। उसके बाद में दोस्तों जानेंगे कि कौन से टाइम पीरियड के अंदर कौन सी प्राइस डिटर्मिनेट होती है। ठीक है ना, कौन सी प्राइस डिसाइड होती है। यानी इस पीरियड की अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सी प्राइस होती है। शॉर्ट पीरियड की बात करें तो यहाँ पर कौन सी प्राइस होती है। तो उसके बारे में डीपली स्टडी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वेरी शॉर्ट पीरियड। वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या होता है? समय की वह अवधि होती है जो बहुत कम होती है, जिसे हम निश्चित नहीं मान सकते। यानी कि ये जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, ये टाइम पीरियड 1 आवर्स का भी हो सकता है, ठीक है, 1 डे का भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी वेरी शॉर्ट पीरियड जो है वो निश्चित नहीं होता, लेकिन होता बहुत कम समय है। ठीक है ना। कम समय का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सप्लाई होती है वो क्या होती है बच्चों? वो होती है कांस्टेंट। जो सप्लाई कर्व बनेगा वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी कि कहने का मतलब कि पूर्ति को उसके वर्तमान स्टॉक से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। जितना सामान हमारे पास गोदाम में रखा हुआ है केवल हम उसी को बेच सकते हैं। ठीक है ना। पूर्ति को वर्तमान स्टॉक से नहीं बढ़ाया जा सकता ज़्यादा। अगर डिमांड जितना प्रोडक्ट हमारे पास था वो सारा बिकने के लिए अगर बाज़ार में आ चुका है तो उसके बाद में भी अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो केवल दोस्तों प्राइसेस बढ़ेगी। ओके, तो इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। और यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होती है उस प्राइस को क्या बोलेंगे? उस प्राइस को बोलेंगे मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस उसको बोलेंगे दोस्तों। बाजार कीमत। बाजार कीमत क्या होती है? जो किसी वस्तु की एक निश्चित समय में बाजार में प्रचलित कीमत होती है। जैसे मान लो मैं बाजार के अंदर ये मार्कर लेने गया और ये मार्कर मैंने पूछा था तब उसने बताया कि 10 रुपये। इस मार्कर की जो कीमत थी वो 10 रुपये थी। तो इस 10 रुपये को क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस बोलेंगे। मान लो मैं मोबाइल फ़ोन लेने गया बाज़ार में तो वो 10,000 रुपये का था। तो वो 10,000 रुपये क्या है? वो बाज़ार कीमत है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड की। और एक चीज़ और थी वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर, एक चीज़ और कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, प्राइस के ऊपर किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है? डिमांड का इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी और डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम हो जाएगी। ओके फिर इसके बाद में आता है शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल जिसको बोलते हैं। ये होता है अति अल्पकाल, ये है अल्पकाल। अल्पकाल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई को वर्तमान उत्पादन क्षमता के अनुसार उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि जितनी एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना ही सप्लाई होगा।
जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतनी ही सप्लाई होगी। अगर उसके बाद में ये मान लो एक फर्म की, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक कोई फर्म है, कोई भी एक फर्म है, वो मान लो एक दिन के अंदर 100 एसी बनाती है, ठीक है, और उसके बनाने की जो क्षमता है वो 120 है, ठीक है ना। मान लो कोई कस्टमर आता है और वो कहता है कि मुझे कल क्या चाहिए, 130 एसी चाहिए, तो वो उसको मना कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही कितनी है, 120 एसी है, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है उसकी, वो 120 है, यानी कि वो 120 तो बना देगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी। यानी यहाँ पर अल्पकाल के अंदर क्या होता है कि उत्पादन को, वर्तमान उत्पादन क्षमता प्लांट की जो भी है उससे ज़्यादा पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते हम। यानी सप्लाई करो, एक बार तो बढ़ती है सप्लाई, लेकिन कुछ समय के बाद में जब सारा प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूज़ करके प्रोडक्शन कर देते हैं और वो सारा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, तो उसके बाद में अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कर्व कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, जब ये डायग्राम करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात सारी। चलिए, यहाँ पर सिर्फ मीनिंग समझना था कि अल्पकाल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा समय होता है बस, यानी 2 महीने 6 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 6 मंथ। ओके, चलिए, यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होती है दोस्तों शॉर्ट पीरियड के अंदर, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब नॉर्मल प्राइस, उसको बोलते हैं उप सामान्य कीमत बोली जाती है उसको दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं लॉन्ग पीरियड की। लॉन्ग पीरियड क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग पीरियड समय की एक बहुत लंबी अवधि होती है जिसको हम 40 से 50 साल तक मानते हैं। ठीक है ना। और वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय किसको कितना मानते हैं, 60 साल तक का मानते हैं, 60 ईयर तक का टाइम पीरियड मानते हैं। शॉर्ट पीरियड के अंदर और वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर किसी भी वस्तु की कीमत के ऊपर उसका डिमांड का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लॉन्ग पीरियड के अंदर यहाँ पर किसी वस्तु की कीमत के ऊपर मांग और पूर्ति दोनों का इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं, कोई भी फिक्स नहीं होता। ठीक है। और लॉन्ग पीरियड के अंदर जो प्राइस डिसाइड होती है, मेन बात क्या, जो लॉन्ग पीरियड के अंदर प्राइस डिसाइड होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉर्मल प्राइस। उसको बोलेंगे नॉर्मल प्राइस। ठीक है दोस्तों। फिर आगे आता है वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड का मतलब कि यहाँ पर मांग के अनुसार हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। जितनी मांग हो रही है उतनी ही सप्लाई हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना। यानी यहाँ पर जितने भी शॉर्ट पीरियड के अंदर जो फिक्स फैक्टर थे वो यहाँ पर आकर वेरिएबल बन जाते हैं। ठीक है ना। उन सब में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, मांग को पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। ये जो टाइम पीरियड होता है लगभग 60 साल तक का माना गया है, जिसके अंदर प्लांट को भी हम चेंज कर सकते हैं, नई बिल्डिंग ले सकते हैं, नई ज़मीन ले सकते हैं, नई मशीनरी ले सकते हैं, नया प्लांट सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारे काम वेरी लॉन्ग पीरियड के अंदर होते हैं। और यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होती है दोस्तों, उस प्राइस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेक्युलर प्राइस। अति दीर्घकालीन कीमत इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अति दीर्घकालीन कीमत इसको बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। इन टाइम पीरियड के अंदर, ये टाइम पीरियड हमने समझ लिए क्या क्या होते हैं, और इन टाइम पीरियड के अंदर जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि जो ये मार्केट प्राइस थी इसको डिटर्मिनेशन कैसे होगा, सब नॉर्मल प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, नॉर्मल प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। ठीक है ना। ये नहीं होता केवल इतना ही पढ़ते हैं हम। ठीक है ना। हमारे सिलेबस में बस ये 3 टॉपिक है
कि मार्केट प्राइस, सब नॉर्मल प्राइस और नॉर्मल प्राइस, ये तीनों कैसे निर्धारित होती है, ठीक है ना, कैसे डिसाइड होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। जो बाजार कीमत होती है दोस्तों, उसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, यानी हमारे पास दो तरह की वस्तुएं होती है। चलिए हमारे पास क्या होती है, दो तरह की वस्तुएं होती है। एक तो होती है पेरिशेबल गुड्स, एक होती है ड्यूरेबल गुड्स। कौन कौन सी होती है, पेरिशेबल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। वेरी शॉर्ट पीरियड को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी तो इसको डिफाइन किया है। वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है, समय की एक बहुत कम अवधि होती है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन को वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ा सकते हैं। किसी भी वस्तु की पूर्ति को जो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है उस स्टॉक तक ही हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो सप्लाई कर्व होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर सप्लाई कर्व क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस बात के ऊपर ध्यान देना है हमारे को, ठीक है दोस्तों। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से समझते हैं। यानी दो तरह की वस्तुएं होती है, कौन कौन सी, एक होती है पेरिशेबल गुड्स और दूसरी होती है ड्यूरेबल गुड्स। तो दोनों में अलग अलग डायग्राम बनाएंगे और दोनों का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा। यानी जब हमारे पास जो कमोडिटी है वो हो पेरिशेबल गुड, यानी नाशवान वस्तुएं जो होती है दोस्तों, ठीक है ना। नाशवान वस्तुएं कौन कौन सी होती है, जो जल्दी नष्ट हो जाती है। इसके अंदर हम फैशन को भी शामिल करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका ट्रेंड भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। थोड़े टाइम तक कोई फैशन रहता है, उसके बाद में नया कोई चीज़ आ जाती है तो वो ट्रेंड में रहती है, फिर कोई नई चीज़ आ जाती है। तो ये भी पेरिशेबल गुड्स के अंदर ही काउंट करते हैं हम। पेरिशेबल गुड्स क्या होती है, जैसे मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, जो चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली होती है, ठीक है ना। हरी सब्जियां, दूध हो गया, ठीक है ना, फैशन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नाशवान वस्तुएं होती है। और नाशवान वस्तुओं के संबंध में जो प्राइस डिसाइड होती है उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। और ये कैसे डिसाइड होती है इसको देखते हैं सबसे पहले। चलिए डायग्राम बनाते हैं एक छोटा सा। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सप्लाई होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पर हम लेते हैं आउटपुट, ठीक है ना, कि पूर्ति को उसकी वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर क्या बात करते हैं, प्राइस, जो रुपीज़ के अंदर है हमारे पास, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट सप्लाई कर्व बना देता हूँ, ठीक है ना। कांस्टेंट सप्लाई कर्व, या इसको सप्लाई कर्व भी बोल देते हैं सीधा। एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो मैक्रो में होता है, या माइक्रो में केवल पूर्ति होती है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम मान लो यहाँ पर होता है। डिमांड और सप्लाई जहाँ पर कट करती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये ओपी क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ओ क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट। कि जितना उत्पादन था, जितना था वो सारा का सारा मार्केट में बिकने के लिए आ चुका है। अब अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि स्टॉक जितना था हमारे पास वो सारा आ चुका है मार्केट में। तो अब अगर डिमांड बढ़ती है तो केवल क्या होगा, E1, D1 और D1। अब अगर डिमांड बढ़ती है तो क्या होगा, केवल और केवल प्राइसेस बढ़ेगी। आगे और अगर मान लो डिमांड बढ़ जाती है तो भी क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी। ये D2, D2 क्लियर दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं आगे ड्यूरेबल गुड्स की। ड्यूरेबल गुड्स के केस के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये पेरिशेबल गुड्स हमने पढ़ा, जो नाशवान वस्तुएं होती है, ठीक है ना।
और अब बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब कि यहाँ पर क्या है, एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दी जाती है, यानी एक रिजर्व प्राइस डिसाइड कर दी जाती है कि उससे कम प्राइस पर मैं प्रोडक्ट को नहीं बेचूंगा। अगर प्राइस उससे कम हो गई, उस मिनिमम रिजर्व प्राइस से अगर कम प्राइस होती है, तो एक प्रोड्यूसर क्या करता है, अपनी सारी क्वांटिटी को स्टॉक कर लेता है, गोदाम में रख देता है और उस समय का वेट करता है जब डिमांड बढ़ती है। और डिमांड बढ़ने के कारण क्या होता है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ती है और उस समय वो गोदाम में रखा हुआ जो सामान है वो सप्लाई जो है वो मार्केट में कर दी जाती है उसकी, ठीक है ना। तो ये ड्यूरेबल गुड्स के केस में होता है, क्योंकि नाशवान वस्तुओं को तो हम स्टोर कर नहीं सकते, तो केवल हम स्टोर किसको कर सकते हैं, जो टिकाऊ वस्तुएं होती है, जो ड्यूरेबल गुड्स होती है। जैसे अगर बात करें कि राइस हो गया, चाय होगी, सूखी चाय, ठीक है ना, और उसके अलावा वीट हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है ना, ऑयल हो गया, इन सारी चीज़ों को हम स्टोर करके रख सकते हैं। सोप हो गया, साबुन, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कब करेंगे स्टोर, एक मिनिमम रिजर्व प्राइस डिसाइड की होती है प्रोड्यूसर की, अगर प्राइस उससे कम हो जाती है तो क्या होगा, सारा का सारा माल स्टॉक कर लिया जाएगा और उस समय का वेट किया जाएगा जब प्राइसेस बढ़ेगी, यानी कि डिमांड बढ़ने का वेट किया जाएगा। जब मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगी चीज़ों की, जब हम स्टॉक करते हैं तो मार्केट में क्या होती है, शॉर्टेज होती है ना, और शॉर्टेज होने के कारण क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने के कारण क्या होता है, प्राइसेस बढ़ती है, और प्राइसेस जब बढ़ेगी तो एक प्रोड्यूसर के प्रॉफिट बढ़ेंगे, इसलिए वो स्टॉक की हुई सारी चीज़ें मार्केट में सप्लाई कर दी जाएगी। चलिए इसका डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पर भी क्या होता है, स्टार्टिंग से सप्लाई बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ेगी, जब तक सारा स्टॉक बिकने के लिए ना आ जाए तब तक सप्लाई बढ़ेगी, और जब सारा स्टॉक बिकने के लिए मार्केट में आ गया, जब स्टॉक सप्लाई बन गया, ठीक है ना, टोटल स्टॉक मार्केट में आ गया, तो उस समय सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। चलिए डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में देखते हैं इसको। यहाँ पर मैंने लिया क्वांटिटी, को लिया, यहाँ पर प्राइस को लिया जो रुपीस के अंदर है, ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक मिनिमम रिजर्व प्राइस होती है, उसके बाद में सप्लाई कर्व क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। मान लो सबसे पहले जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर है, सप्लाई कर्व को डिमांड ने जहाँ कट किया, इसको यहाँ से नीचे ले आते हैं थोड़ा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना है, OQ। अभी हमने मार्केट के अंदर सारा स्टॉक नहीं सप्लाई किया, ठीक है ना, ये S मान लेते हैं इसको, ठीक है, और प्राइस क्या है, ये प्राइस जो है P है। OP प्राइस डिसाइड होती है सबसे पहले जब डिमांड और सप्लाई आपस में कट करते हैं। आउटपुट कितनी आ रही है मार्केट के अंदर, OQ आ रही है, ठीक है। मान लो प्राइस इससे भी कम हो जाती है तो हम क्या कर लेंगे, रिजर्व प्राइस क्या है, OS, जो रिजर्व प्राइस है, ये मिनिमम प्राइस होती है किसी भी प्रोडक्ट की, टिकाऊ वस्तुओं के संबंध में, ड्यूरेबल गुड्स के संबंध में। अगर OS से कम अगर कीमत हो जाती है, मान लो OP यहाँ इतनी कीमत हो गई, मान लो इतनी कीमत अगर हो गई, तो एक प्रोड्यूसर क्या करेगा, इतनी भी सप्लाई मार्केट में नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सारी की सारी अपने प्रोडक्ट को क्या कर लेगा, स्टॉक कर लेगा, और उस समय का वेट करेगा जब क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, यानी कि इस समय का वेट करेगा, डिमांड बढ़ी, D1 हुई, उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, और अब वो अपनी सारी क्वांटिटी को मार्केट के अंदर ले आया, जो स्टॉक उसने कर रखा था वो सारा मार्केट में अब
आ चुका है। अब दोस्तों अगर डिमांड बढ़ जाती है, मान लो डिमांड बढ़कर क्या हो गई, D2 हो गई। इस सिचुएशन में क्या होगा, क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, केवल क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। इसके बाद में और मान लो डिमांड अगर बढ़ जाए, डिमांड बढ़कर P4 हो जाए, मान लो D4 डिमांड अगर हो गई तो प्राइस भी बढ़कर क्या हो गई, P4 हो गई। यानी कि क्वांटिटी अब यहाँ इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि हम सारा स्टॉक अपना मार्केट के अंदर ला चुके हैं। और यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होती है उसको क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। ये था वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। चलिए आगे बात करते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। शॉर्ट पीरियड क्या होता है, समय की एक बहुत कम अवधि होती है जो अति अल्पकाल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होती है उस प्राइस को क्या बोलते हैं, उस प्राइस को बोलते हैं दोस्तों सब नॉर्मल प्राइस। किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड क्या है हमारे पास, शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर जो प्राइस डिसाइड होती है उसको क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल प्राइस बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक सप्लाई को केवल इतना ही बढ़ा सकते हैं हम जितना एक फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। यानी उत्पादन को केवल उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना हम उत्पादन कर सकते हैं। मैक्सिमम एक प्लांट के अंदर जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है वो उसकी कैपेसिटी होती है। उसी कैपेसिटी तक ही हम क्या है सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कर्व कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए डायग्राम देखते हैं इसका। एक्स ओ वाई, यहाँ प्राइस जो रुपीस के अंदर है और यहाँ पर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई थोड़े समय के लिए बढ़ेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है ना। सबसे पहले इक्विलिब्रियम मान लो डी, ओ क्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट है स्टार्टिंग के अंदर, और प्राइस क्या है ओपी प्राइस है और ओ क्यू इक्विलिब्रियम आउटपुट है। ठीक है ना। यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। अभी तक हमने अपने प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी का जो है फुली यूज़ नहीं किया है। ठीक है ना। जब हम फुल यूज़ करेंगे, अब अगर डिमांड बढ़ती है तो हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। कितना, जितना हमारे प्लांट में प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना। यानी कि अब इक्विलिब्रियम कहाँ है, D1 और ये E1 OQ1। समझ आई बात कि अब क्या है, पहले हम सप्लाई को केवल उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना उत्पादन करने की हमारी क्षमता है, और जितना उत्पादन हम कर सकते थे वो टोटल प्रोडक्शन अब क्या है OQ1 है। OQ1 उत्पादन ही हम कर सकते थे। इसके बाद में अगर अब डिमांड बढ़ जाती है, इसके बाद में अगर डिमांड बढ़ती है, मान लो डिमांड बढ़कर D2 हो जाए तो प्राइस बढ़ेगी, केवल प्राइस बढ़ती जाएगी। ऊपर और डिमांड अगर बढ़ती है तो भी क्या होगा, D3 केवल प्राइसेस बढ़ेगी, क्वांटिटी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जितना प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी थी उतना प्रोडक्शन सारा का सारा सप्लाई के लिए आ चुका है, और वो टोटल प्रोडक्शन कितना है OQ1 है। जब OQ प्रोडक्शन हो रहा था तब तक हम अपने प्लांट की पूरी कैपेसिटी का यूज़ नहीं कर रहे थे, इसलिए अगर डिमांड बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ गई। लेकिन जब पूरा उत्पादन क्षमता का हमने यूज़ कर लिया तो उसके बाद में जब डिमांड बढ़ी तो केवल प्राइसेस बढ़ी, डिमांड जो है क्वांटिटी नहीं बढ़ी, सप्लाई नहीं बढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सब नॉर्मल प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्राइस, यानी लॉन्ग पीरियड के अंदर जो प्राइस डिसाइड होती है वो कैसे होती है। लास्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बस 2 मिनट की बात है।
ठीक है ना। चलिए लास्ट थर्ड क्या है हमारे पास, लॉन्ग पीरियड। और यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, उन दोनों के अंदर क्या था, जो वेरी शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या था, किसी भी कमोडिटी की प्राइस के ऊपर केवल डिमांड का इफेक्ट पड़ रहा था, इसलिए डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ी, डिमांड कम हुई तो प्राइस भी कम हुई। यहाँ पर क्या है, डिमांड और सप्लाई दोनों का इफेक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि हम वर्तमान मांग के अनुसार पूर्ति को बढ़ा सकते हैं, इतना समय हमारे पास होता है, उसी को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। चलिए यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम बनाते हैं, एक्स ओ वाई, ओके। यहाँ पर हमने लिया प्राइस जो रुपीस के अंदर है, और यहाँ पर हमने लिया क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो प्राइस डिसाइड होगी वो नॉर्मल प्राइस डिसाइड होगी, यानी कि अगर बाय चांस प्राइस बढ़ जाती है या प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड और सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस है वो इस तरीके से काम करती है कि प्राइस दोबारा नॉर्मल हो जाती है। जैसे चलिए देखते हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, सप्लाई कर्व हो गया, और ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ओके। अब इक्विलिब्रियम कहाँ है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस के अंदर कट करती है, वहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। अब मान लो अगर प्राइस बढ़ जाए, बाई चांस अगर प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, मान लो प्राइस ये बढ़ गई, प्राइस बढ़कर P1 हो गई। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास दो पॉइंट आ गए, ये A आ गया, ये B आ गया। इन दोनों पॉइंट का जो गैप है वो क्या शो करता है दोस्तों, वो शो करता है कि डिमांड से ज़्यादा क्या है, सप्लाई है। जब डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, तब प्राइसेस कम होती है, कम होकर दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। जैसा मैंने कहा था कि अगर प्राइस नॉर्मल लेवल से ऊपर नीचे हो जाती है तो मार्केट फोर्सेस, सप्लाई और डिमांड दोनों इस तरीके से काम करेगी कि प्राइस दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो सिचुएशन थी इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई बोलते हैं इसको। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगर प्राइस बाई चांस कम हो जाए, इस OP से कम होकर क्या हो जाए, प्राइस OP2 हो जाए, ठीक है ना। हमारे पास दो पॉइंट आ गए G और H। ये जो G और H का गैप है ये क्या शो कर रहा है दोस्तों, कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है ना। जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी चीज़ की और सप्लाई कम हो रही होती है तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ती है, यानी कि प्राइस बढ़कर दोबारा क्या हो जाएगी, OP डिसाइड हो जाएगी। यानी लॉन्ग पीरियड के अंदर प्राइस के ऊपर डिमांड और सप्लाई दोनों का इफेक्ट पड़ेगा, और वो दोनों इस तरीके से काम करेगी कि प्राइस हमेशा नॉर्मल रहेगा। ये जो प्राइस लेवल है ये हमेशा रहेगा। ये जो सिचुएशन थी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं दोस्तों एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड की अगर सिचुएशन होती है तो प्राइसेस बढ़ती है, और एक्सेस सप्लाई अगर होती है तो प्राइसेस कम होती है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ के अंदर आ गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।